Hello. So we are into second unit of our chapter पार्टनरशिप अकाउंटिंग. ठीक है, इंट्रो वाला देख लिया हमने. अब हम करेंगे गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, तो उसके लिए हम गुडविल पहले क्या उसकी जानकारी थोड़ी ले लेंगे और फिर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन पार्टनरशिप कैसे होता है वो देखेंगे. ओके, बिफोर मूविंग इनटू द चैप्टर, मूविंग इनटू द यूनिट, हम थोड़ा गुडविल के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि भाई गुडविल आप जानते क्या हो पहले. ठीक है, मेरे हिसाब से तो आप शायद ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो जानकारी होगी बेस्ड ऑन 12th कि भाई गुडविल क्या है. ये एक एसेट है. ठीक है, ये एक एसेट है. अब एसेट में भी टेंजिबल इंटेंजिबल अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो पता होगा कि भाई ये इंटेंजिबल है. इंटेंजिबल माने क्या, जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते. ठीक है, ना ही देख सकते हो, ना ही छू सकते हो, ना ही छू के फेल्ट कर सकते हो और ना ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हो. नॉट पॉसिबल. तो जहां एसेट के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते लेकिन फिर भी एसेट है, उसे हम कहते हैं इंटेंजिबल. करेक्ट ना. तो ये जानते होंगे. और एक जनरल मीनिंग जो आपको पता रहेगा कि भाई गुडविल को हम रेपुटेशन भी बोलते हैं. गुडविल मतलब रेपुटेशन. किसका? कंपनी का, फर्म का, जिसका भी रेपुटेशन गुडविल. राइट ना. तो ये बेसिक चीजें जो आप शायद जानते होंगे. ठीक है, तो उन्हीं बेसिक चीजों के साथ और थोड़ा एडिशन करके हम पढ़ेंगे. ओके, सो एज जैसे कि आप जानते हो कि भाई ये इंटेंजिबल एसेट है जिसे हम ना ही टच कर सकते हैं. ठीक है, ना ही देख सकते हैं, कांट सी. ठीक है, या ना ही देख सकते हैं, कांट टच, कांट सीन, ना ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसे हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट. ठीक है, तो गुडविल का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो किसके अंदर जाता है? इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर जाता है. ओके, और हमें ये भी पता है कि भाई गुडविल का जनरल टर्म में बात करेंगे तो उसको बोलते हैं रेपुटेशन. रेपुटेशन कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक आईफोन, एक सेकेंड, आपके सामने आईफोन रखूंगा और आपके सामने और कौन सा मोबाइल, रेडमी रखूंगा. आईफोन और रेडमी, आप कौन सा पिक करोगे? आई एम डैम श्योर आप लोग जाके आईफोन ही पिक करोगे. ठीक है, और अगर सेम रेंज के भी रखू ना, आईफोन भी सेम रेंज का, रेडमी का भी जो भी हायर वर्जन, ठीक है, एमआई वगैरह जो भी सेम रेंज के फोन, ना सेम रेंज के. ऐसे तो बोले सर 10,000 के तो 70,000 के तो हम 70,000 के लेंगे ना करके. ठीक है, बट मैं बोल रहा अगर रेंज भी सेम रहता ना तो भी आप कौन सा पिक करते हैं? आईफोन ही पिक करते हैं. रीजन है क्या? वैल्यू, ब्रांड वैल्यू. आईफोन आपके हाथ में जब रहता है तो वैल्यू वैसी रहती है और रेडमी तो वैल्यू वैसी रहती है. ठीक है, अभी वैल्यू कैसे क्रिएट हुई? दिस इज गुडविल, दिस इज ब्रांड वैल्यू, दिस इज द गुडविल. अंडरस्टूड? ओके. जिनके घर पे लॉकर्स हैं, घर पे कबोर्ड में कहीं भी तिजोरी रखी जाती है. आज के डेट में तो लोहे के बड़े बड़े तिजोरी नहीं रहते, आजकल तो डिजिटल तिजोरियां रहती हैं. बट तिजोरी का नाम लेते ही जो पहली कंपनी हमारे माइंड में आती है, अगर आपको आइडिया रहेगा तो आता है गोदरेज. अगर कबोर्ड वगैरह भी लेना है, आजकल तो सब फर्नीचर का घर पे बनाते हैं, लेकिन जब पहले जैसे कबोर्ड आते थे तो वो भी लेना है तो कौन सा नाम पॉपअप होता था? गोदरेज. गोदरेज. ठीक है, सो ये क्या है? गुडविल. इसे क्या बोलेंगे हम? गुडविल. समझ में आ रहा है? ठीक है, पेस्ट ले लो. जैसे
टूथपेस्ट, मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि भाई वो लोग ऐसे आके मांगते हैं पेप्सोडेंट वाला कोलगेट देना, पेप्सोडेंट वाला कोलगेट देना। कोलगेट इज ए सेपरेट कंपनी, ठीक है, सेपरेट ब्रांड। पेप्सोडेंट इज ए सेपरेट ब्रांड ऑफ सेपरेट कंपनी, बोथ आर सेपरेट कंपनीज के सेपरेट ब्रांड है। लेकिन लोग आके क्या बोलते हैं कि भाई हमें पेप्सोडेंट वाला कोलगेट देना या कोलगेट देना। टूथपेस्ट को भूल गए, कोलगेट याद रखते हुए, ठीक है। ये क्या है? ब्रांड वैल्यू, समझ में आ रहा है, ठीक है। और एक जैसे एग्जांपल ले लो तो भाई हम सब जाके कंपनीज में क्या मांगते, सॉरी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जैसे जेरोक्स लेने जाते हैं, एक्चुअली उसको जेरोक्स नहीं बोलते, उसको फोटोकॉपी बोलते हैं। जेरोक्स इज द नेम ऑफ द कंपनी, व्हाट यू आर डूइंग देयर इज जस्ट अ फोटोकॉपी, बट फोटोकॉपी को कोई बोलता ही नहीं, मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं कि हमें जेरोक्स करो, बैनर में भी जेरोक्स डाल के रखते हैं। सोचो कंपनी का नाम है वो जेरोक्स, ठीक है। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे हर टूथपेस्ट में जाके आप टूथपेस्ट नहीं बोल रहे क्लोजअप वाला कोलगेट देना, या हर सबको सब अलग अलग सभी ब्रांड, बहुत सारे ब्रांड है, लेकिन सबको जाके हम क्या बोल रहे हैं, है तो टूथपेस्ट लेकिन सबको बोल रहे हैं हम कोलगेट। ऐसा थोड़ी ना है, अलग टूथपेस्ट है लेकिन सबके अलग अलग नाम है, करेक्ट। वैसे ही इधर जो जेरोक्स है वो जस्ट अ कंपनी, व्हाट वी आर डूइंग इज नॉट जेरोक्स, इज अ फोटोकॉपी। तो हम वो भूल जाते हैं। तो वही मैं इधर ये बोलना चाहता हूँ कि भाई एक गुडविल इतनी इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए कि वही कैरी फॉरवर्ड करके चलती है आपके बिजनेस को। उससे हमारा पता चलता है कि भाई कुछ भी सिचुएशन होने दो, कैसे भी रहने दो, अपनी कंपनी तो टिकेगी। व्हाई? बिकॉज वी विल हैव द कस्टमर्स। रेपुटेशन क्या है कि भाई आपका उतना कस्टमर्स लॉयल है आपके साथ, आप उतने कस्टमर्स आपके साथ लॉयल हैं, दे विल बी विद यू, दे विल बाय योर प्रोडक्ट्स, एंड इफ दे बाय योर प्रोडक्ट्स, योर कंपनी का सेल होते रहेगा तो फ्यूचर भी चलते रहेगा, करेक्ट। सो दैट्स कॉल्ड रेपुटेशन और गुडविल, ठीक है। बट टेल मी वन थिंग, विल सी ऑल दिस थिंग डिस्कस कर दिया, मुझे बताओ, मेरा ये डाउट है कि गुडविल को आप वैल्यू कैसे दोगे, क्योंकि अकाउंट्स में तो वैल्यू देना पड़ता है, गुडविल इज इक्वल टू रुपीज सो एंड सो। ये वैल्यू कैसे देते हो आप? कैसे दोगे वैल्यू? कैसे दोगे वैल्यू? समझ में आ रहा है? ये वैल्यू कैसे दोगे? सिंपली बोल दोगे नहीं मेरा गुडविल इतना है, वो इतना करके कैसे पता चलेगा इतना है? वो बोलेंगे तो अरे मेरा तो इधर नाम है, इधर नाम है, ठीक है नाम है तो, बट बुक्स में कोई नाम नहीं रहेगा उससे। तो बुक्स में अगर मैं गुडविल लेके आ रहा हूं तो गुडविल का वैल्यू डिसाइड कैसे होता है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल भी है कि नहीं वो डिसाइड कैसे होता है, ठीक है, ओके। तो अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि डील करता है इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में, वो कुछ बोलता है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो पता है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके बेस पे ही आप सारे बुक्स प्रिपेयर करते हो, ठीक है। गाइडलाइंस रूल्स सब है जिसके बेसिस पे आप बुक्स प्रिपेयर करते हो, ठीक है। तो उसमें इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में 3 चीजें बोली गई है। पहला कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंड फ्यूचर बेनिफिट, ठीक है। थर्ड, इसको आप आइडेंटिफिएबल भी बोल सकते हो, थर्ड है आपका किधर गया, मेजरेबल। कैरेक्टरिस्टिक और आइडेंटिफिएबल, ठीक है। फ्यूचर बेनिफिट एंड मेजरेबल। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक?
ये किसके बारे में बात कर रहा है? इंटेंजिबल एसेट के बारे में बात कर रहा है। अब इंटेंजिबल एसेट को सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारा बोलता है कि भाई इंटेंजिबल एसेट को आप इंटेंजिबल तभी ट्रीट करोगे जब उसमें ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक रहना चाहिए। कौन से? ये तीनों, तब आप उसको इंटेंजिबल ट्रीट करोगे। अब इंटेंजिबल में तो जैसा देखा जाए बहुत कुछ है, गुडविल है, रॉयल्टी है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट, ठीक है, ये सारी चीजें गुडविल के अंदर आती है, सॉरी इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आती है। कुल मिला के तो इंटेंजिबल एसेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं कि ये तीन कैरेक्टरिस्टिक अगर है तो इंटेंजिबल एसेट ट्रीट हो जाएगा। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक या आइडेंटिफाई करना कि ऐसा कोई इंटेंजिबल एसेट है। अब वो आइडेंटिफाई कैसे करोगे? आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक करना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक यानी बाकी एसेट से अलग। जैसे कि एक रूम में फर्नीचर पड़ा है, या एक वेयरहाउस ले लो, फर्नीचर पड़ा है, मशीन पड़ी है, व्हीकल पड़े हैं, और बाहर से देखूंगा तो पूरे गोडाउन के अंदर ही ये सब पड़े हैं, ठीक है। अब आप मैं खड़े होके बता रहा हूं कि भाई देखो मेरे पास क्या क्या एसेट है। टेंजिबल ले लो, क्या क्या एसेट है कि सबसे पहले तो गोडाउन, बिल्डिंग। गोडाउन को क्या बोलूंगा? बिल्डिंग इज एन एसेट। देखो ये सारे फर्नीचर्स पड़े, फर्नीचर मतलब सिर्फ टेबल चेयर ही नहीं, फर्नीचर के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। फर्नीचर ये जो पड़े हैं ये सारे क्या हैं? मेरे फर्नीचर एंड फिटिंग्स आ गए, ओके। जैसे पीओपी करा वगैरह ये सब फर्नीचर फिटिंग्स। अगर वो फर्नीचर सारे पड़े तो फर्नीचर फिटिंग्स में आ गए, ओके। गाड़ी खड़ी है गोडाउन के अंदर या गोडाउन के बाहर, वो गाड़ी व्हीकल एसेट, मोटर कार एसेट, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर वगैरह सब पड़े एसेट। अभी हम इधर देख क्या रहे, सबको मैं सेपरेट कर सकता हूँ, सबका एक कैरेक्टरिस्टिक है। कोई प्लांट एंड मशीनरी है तो कोई फर्नीचर एंड फिक्चर है तो कोई लैंड एंड बिल्डिंग है। उसी हिसाब से मुझे भी एक कैरेक्टरिस्टिक एक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इधर सब मैं बोलूंगा तो सब एसेट है, एसेट में लेकिन क्या, या एसेट भी है तो कैसे पता चल रहा है कि भाई वो देखो उधर कंप्यूटर पड़ा है, उससे मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता है, उसको मैं यूज करूंगा, ठीक है, करेक्ट, ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप, वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, जो आपको दिखना चाहिए, या जिसके लिए आप, अगर मैं नॉर्मल टर्म में बात करूं, जिसके लिए आप पैसे दे रहे हो, कैसे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दो कि भाई मैं, एक बंदे ने फॉर्मूला बनाया, ठीक है, ओके ना। अब उस फॉर्मूले को मुझे प्रोडक्शन में यूज करना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं उनके पास और बोलता हूं कि भाई आपका ये फॉर्मूला जो बना है इसके बेसिस पे मुझे प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्ट को उस हिसाब से करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एक ने बनाया कि भाई कंप्यूटर कैसे कैसे बनता है, ठीक है, कैसे कैसे बनाना है, और मेरी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, तो मैं जाके उसको पूछूंगा कि भाई अच्छा ये कैसे बना है, ओके 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 करके उनसे जो भी फॉर्मूला या खरीद के लाऊंगा उसको बोलते हैं हम पेटेंट, ठीक है। अगर उसने उसका राइट अपने पास रखा होगा तो मैं सिंपली जाके उससे वो राइट खरीद लूंगा, उसको मैं बोलूंगा पेटेंट। अब मैंने उसके लिए पे किया, क्या मैं उस पेटेंट को देख सकता हूं? नहीं। क्या दिख रहा है कहीं पे? नहीं, वो सिर्फ पेपर वर्क में रहेगा। क्या मैं उसे छू सकता हूं? नहीं। महसूस कर सकता हूं? नहीं। बट फिर भी उस पेटेंट के बेस पर मुझे परमिशन मिलेगा कि मैं उस कंप्यूटर को उस तरीके से बनाऊं जिसके थ्रू मैं मार्केट में सेल करूंगा, सेल करने के बाद मुझे रेवेन्यू जनरेशन होगा। So I can identify it now. I can identify because I paid the money for that thing. Right? So characteristic, identifiable. Second, it should generate a future benefit. Remember, it should generate a future benefit. If it don't, अगर फ्यूचर बेनिफिट जनरेट ही नहीं करता तो फायदा क्या? करेक्ट। फ्यूचर बेनिफिट कैसे? मैंने पेटेंट ले लिया, ठीक है, अब मैं पेटेंट खरीद रहा हूं, मतलब उसको मैं यूज करूंगा, या पेटेंट खरीदा नहीं है, उसका राइट नहीं लिया तो लीज के लिए लूंगा, किसी न किसी के लिए तो लूंगा कि भाई इतने साल के लिए मैं यूज कर सकता हूँ उसके फॉर्मूला को। तो अभी मुझे बताओ, मैं उस फॉर्मूला को यूज करके, मुझे पता है कि मैं उस फॉर्मूला को यूज करके जो प्रोडक्ट डेवलप करूंगा वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल करूंगा तो मुझे रेवेन्यू मिलेगा। यानी दिस थ्रू दिस पेटेंट, अप्लाइंग दिस पेटेंट्स,
अप्लाइंग दिस फॉर्मूला आई कैन जनरेट अ रेवेन्यू, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो आइडेंटिफिएबल, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, रेवेन्यू सेल्स बढ़ना चाहिए मतलब, ठीक है। थर्ड, मेजरेबल। नाउ लाइक आई सेड इट शुड बी मेजरेबल, यानी कॉस्ट पता रहना चाहिए कि कितना दिया है, कितना खर्चा हुआ है। तो सबसे पहले तो जब मैंने देखा कि भाई पेटेंट है, उधर ही आइडेंटिफाई हो गया कि पेटेंट फॉर्मूला यूज करूंगा, वो हो गया कैरेक्टरिस्टिक, इट्स एन इंटेंजिबल एसेट। बट व्हाट अबाउट द मनी टर्म? मनी टर्म विल इधर बात करते हैं कि दैट शुड बी मेजरेबल। अगर उसने फ्री में दे दिया, समझो कुछ नहीं डाला, बस फ्री में दे दिया, तो भाई वो मेजरेबल है क्या? क्या कॉस्ट डालोगे उसका? कॉस्ट क्या डालोगे? जीरो में तो डाल नहीं सकते। तो इंटेंजिबल एसेट कैसे बुक करोगे आप? समझ में आ रहा है? So I have given some cost to that guy who has the patent. So I have given some cost to that guy. So I have given the cost. That means I can measure that patent or formula. Okay, कि भाई it cost this much. जब cost मुझे पता चल गया, then I can book into my books. रिकॉर्ड कर सकता हूँ कि भाई ये पेटेंट इस बंदे से इतने रुपए में लिया था। एंट्री क्या आएगी? पेटेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक गया, जो कैश और बैंक गया दैट इज मेजरेबल। ठीक है। अब हमें AS-20 मतलब इंटेंजिबल एसेट्स में ज्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि उधर और सारे क्राइटेरिया हैं। ठीक है। जैसे एक क्राइटेरिया ये भी है कि भाई फिलहाल तो हम इतने जितना हमारे लिए सफिशिएंट है, रेलेवेंट है, हम उतना ही कवर करके चलेंगे। ठीक है। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रहना चाहिए, तभी उसको इंटेंजिबल एसेट बोलेंगे। ठीक है। ये बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड गुडविल ऑल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स। देयरफॉर व्हेन यू बुक द गुडविल इन द बुक्स, ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए। आई रिपीट अगेन, व्हेन यू बुक द गुडविल इन योर बुक्स, these three criteria has to be fulfilled, then only आप एसेट को या गुडविल को बुक्स में दिखा सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है। ओके ना? तो चलो, रेपुटेशन देख लिया, इंटेंजिबल एसेट देख लिया, अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या बोलते हैं वो देख लिया। ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि नेसेसिटी क्या है। नेसेसिटी क्या? यानी कब ये गुडविल का जो इफेक्ट है, गुडविल का जो ट्रीटमेंट है पार्टनरशिप में आएगा, कब आएगा? कब आ सकता है कि भाई जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। सेकंड, जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है, जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है। ठीक है। थर्ड, जब पार्टनर रिटायर होता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ऑल पार्टनर्स नहीं, कोई एक पार्टनर या तो रिटायर हो जाता है या तो मर जाता है, डाइड। ठीक है। फोर्थ, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन यानी पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाना, बंद कर देना, उस केस में भी गुडविल का कैलकुलेशन होता है। क्या होता है? गुडविल का कैलकुलेशन होता है। या तो डिसॉल्व कर दोगे या तो बेच दोगे, सोल्ड, पूरी फर्म को ही बेच दिया। तो ये इधर नहीं है। आपको ये चीज फाउंडेशन के लिए यहां पढ़ने की जरूरत नहीं, ये आईपीसीसी में आपको आएगा, जहां पे डिसोल्यूशन भी देखोगे, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखोगे, सब उधर आईपीसीसी में इंटरमीडिएट में जब करोगे फाउंडेशन के बाद, तब आपको देखना है। अभी हमें कौन कौन से देखने हैं? रिटायरमेंट, एडमिशन, बाकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज, वो तो देखना ही है। समझ गए? तो इनमें क्या इफेक्ट है गुडविल का इन सब चीजों में कैसे ट्रीटमेंट होता है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है।
कौन से नेसेसिटी ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप फॉर्म कब कब आते हैं, जब पीएसआर चेंज हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तब गुडविल का इफेक्ट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है तब गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या मर जाता है तब गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और जब बेच देते तब। तो ये तो आपके अभी पोर्शन में नहीं है, ये आईपीसीसी में है, ठीक है। तो सो फार हमने क्या देखा, देखो सो फार हमने देखा है कि भाई गुडविल माने इंटेंजिबल एसेट, जनरल टर्म में बोलो तो रेपुटेशन, ठीक है। बट गुडविल बुक्स में कब ट्रीट होगा, जब ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, यानी गुडविल की बात नहीं करें, इंटेंजिबल एसेट कब बुक्स में लेंगे, जब ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं। वो कौन बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब फिर हमने बोला कि भाई नेसेसिटी ऑफ गुडविल क्या है, नेसेसिटी ये है कि भाई जब ये पीएसआर या तो चेंज होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, या तो फिर न्यू पार्टनर एडमिट होता है, या तो ओल्ड पार्टनर या पार्टनर्स रिटायर होते हैं या मर जाते हैं, या तो डिसोल्यूशन होता है या सेल कर देते हैं पूरे पार्टनरशिप फर्म का ही, उस केस में गुडविल का इफेक्ट करना है, ठीक है। हाँ, अभी इसमें जो डिटेल वाइज हम जाएंगे आगे जब बढ़ेंगे तो, ठीक है। बट उससे पहले कितने तरीके से गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमें देखना है। जब पहले कैलकुलेशन होगा उसके बाद ट्रीटमेंट किया जाएगा, यानी एंट्री कैसे मानी, कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है, देन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ओके। तो अभी सबसे पहले हमने एक ब्रीफिंग की है, अब हम देखेंगे वेरियस टाइप ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय वेरियस टाइप, ठीक है। मेथड ऑफ, या तो बोल सकते हैं मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, देन विल गो फॉर ट्रीटमेंट पर्पस, ठीक है। देख लो एक बार, फिर मैं मिटाता हूं।